चलिए तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन क्लास 11 का बहुत मज़ेदार चैप्टर है और बहुत छोटा है और प्रत्येक साल इससे क्वेश्चन उठा ही लेते हैं, भले ऑर्बिटल वेलोसिटी से उठाया तब या इसकी वेलोसिटी से उठाया तब या आपका ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से उठाया तब। तो हम वो प्रत्येक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और वह जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं वो हर एक क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो मेरे वीडियो को पूरे अंत तक देखें। अगर कोई स्टूडेंट पहले से पढ़े हुए हैं ग्रेविटेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड बढ़ा कर ही देखें और जो क्वेश्चन हम किए हैं वो क्वेश्चन सब जरूर कर लें। चलिए तब हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मान लेते हैं कि मास यहाँ पे एक m1 और एक मास यहाँ पे m2, एक मास m1 है और एक मास m2 और इस दोनों के बीच का जो दूरी है वो दूरी r यानी r दूरी पे रखा हुआ है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि यूनिवर्स में प्रत्येक मास वाला जो बॉडी है वह दूसरे मास वाले बॉडी को अट्रैक्ट करता है। मतलब प्रत्येक बॉडी एक दूसरे को खींचता है, मतलब प्रत्येक पार्टिकल यूनिवर्स में दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। मतलब ये जो है फोर्स जो आपका दूसरा का जो बॉडी है वो पहिलका को खींच रहा होगा, मतलब फोर्स ऑन मास 1 बाई 2 और ये इसको इधर खींच रहा होगा। मतलब कौन खींच रहा होगा? पहिलका खींच रहा होगा। तो फोर्स ऑन 2 किस पे लग रहा है? फोर्स 2 पे, किसके द्वारा? 1 के द्वारा। इस तरह से मतलब एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और जो इसका जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, ये दोनों का जो वैल्यू जो देख रहे हैं हम लोग, ये दोनों वैल्यू इसी के वैल्यू के बारे में बताया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मान लीजिए वो वैल्यू है, मान लीजिए एफ। तो कह रहा है कि प्रत्येक दुनिया में कोई भी पार्टिकल, मतलब यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की एक तरफ खींचता है और जिस फोर्स से खींचता है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास का। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत लोग पढ़े होंगे, वहाँ पे चार्ज होता था, यहाँ पे मास हो गया। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। मतलब मास का वैल्यू जितना बढ़ेगा, यानी पार्टिकल का मास बढ़ेगा तो फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर इसके बीच का दूरी, मतलब इस दोनों मास के बीच के दूरी को अगर आप बढ़ाइएगा, मतलब इस मास के बीच के दूरी को बढ़ाइएगा, मतलब डिस्टेंस को क्या कीजिएगा? बढ़ाइएगा, तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? घट जाएगा। तो ये बोला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब अगर दूरी बढ़ेगा तो फोर्स के वैल्यू घटेगा, इन्वर्सली उल्टा। यानी देखिए अब दोनों को मिलाएंगे तो ऊपर में हो जाएगा m1 m2 और नीचे में क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। अब कोई भी पर्सनलिटी हटता है तो एक कांस्टेंट आता है यहाँ से जिसका नाम हो गया जी, यानी जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये जो दिख रहा है ये आपका फार्मूला रेडी हो गया। दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है उसका ये वैल्यू हो गया। चलिए अब इस डेफिनेशन को समझा देते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट दैट एवरी पार्टिकल इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अनदर पार्टिकल। कह रहा है कि प्रत्येक पार्टिकल जो है यूनिवर्स में जो होगा दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा विथ ए फोर्स, एक फोर्स के साथ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और इस फोर्स का डायरेक्शन होता है, जो लाइन ज्वाइन करेंगे दोनों को उसी के अलॉन्ग हुआ, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल। अगर आप नोट नहीं बनाए तो नोट भी बना सकते हैं, या आप इस बार एग्जाम देने वाले हैं तो थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ा के आप देख सकते हैं। तो ये फार्मूला जो आपका आ गया जी इक्वल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे जो जी है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11। अगर आपसे इसका यूनिट पूछा जाए तो बच्चे क्लास में ये सब पूछते हैं यूनिट। तो यूनिट निकालने के लिए क्या कीजिएगा? ए फोर्स का लिख दीजिएगा न्यूटन, और इसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और मास का केजी इंटू केजी। क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स 2। इस तरह से आप लिख दीजिए। जैसे डायमेंशन हो तो डायमेंशन भी आप लिख दीजिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म है उस चीज़ को हम समझ। तो इंपॉर्टेंट टर्म वो क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में देखिए। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स इज एज सेंट्रल और कंजर्वेटिव फोर्स। याद रखना है कि कैसा फोर्स होता है? सेंट्रल फोर्स होता है और कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये सबसे बिग फोर्स होता है नेचर में, ठीक है, यानी ये बिगेस्ट फोर्स होता है, ठीक है। ये इतना टाइम्स होता है 10 पर इतना टाइम से स्मॉलर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इतना टाइम से स्मॉलर देन न्यूक्लियर फोर्स। यानी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अगर फोर्स बोला जाए तो न्यूक्लियर फोर्स होता है। उसके बाद कौन सा हो जाएगा आपका ये जो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बाद ग्रेविटेशनल। यानी सबसे जो बिग फोर्स है वो कौन है? ग्रेविटेशनल, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियर। ये भी याद करना है, कभी कभी पूछ देते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हम आपको नोट्स बनवाएंगे, बहुत बढ़िया बन। जो ये अप्लीकेबल है लॉ
ये ऑल फॉर अप्लीकेबल ऑल बॉडी इरेस्पेक्टिव द साइज जो होना चाहिए, शेप जो होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए। मतलब पॉइंट मास के लिए समझिए, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन सन एंड प्लैनेट प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स और ऑर्बिटल मोशन। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी। जो ग्रेविटेशनल जो पुल करता है अर्थ का जो भी आपका, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे वैलिड है, एक्शन रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद ये अनलाइक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह, उसी की तरह नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होता है मीडियम पे। मतलब जैसे यहाँ पे एक मास m1 था और यहाँ पे मास m2, यहाँ पे अगर कुछ एयर है तब फोर्स F लग रहा है, अगर इसके बीच में अगर कोई मीडियम डाल देंगे तब पर भी फोर्स वही लगेगा, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन चार्ज के केस में Q1 Q2 चार्ज रहता था, अगर कुछ डाल देते हैं तो फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाता है। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल के केस में देखा जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाता है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होता है, इसलिए बोले इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द पार्टिकल। इसमें बहुत बढ़िया क्वेश्चन अभी करेंगे जस्ट 1 मिनट बाद। ये होता है आपका एक कंजर्वेटिव नेचर का होता है। नेक्स्ट समझते हैं, यानी आप इतना टर्म समझ गए, कहने का मतलब क्या हुआ थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मास m1 है और मास m2 है, अगर इसके बीच में कोई मीडियम भी डाल देंगे ना, वाटर डाल दीजिएगा मास के चारों तरफ चाहे कुछ भी, फिर भी फोर्स उतना ही लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही लगेगा। ये सब पॉइंट को भी आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द फोर्स बिटवीन द पॉइंट मास से पॉइंट मास के लिए होता है। हाउएवर व्हेन द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल बॉडी हो, अगर इस तरह से रहेगा, अगर मान लीजिए स्फेरिकल बॉडी रहेगा तो उसके टोटल मास को कहाँ पे कंसंट्रेट कर लेंगे, उसके सेंटर पे, उस चीज़ को बोल दिया। न्यूटन लॉ जो ऑफ ग्रेविटेशन है होल्ड करता है, गुड ऑफ ऑब्जेक्ट लाएंगे जो भी है ये सब पढ़ लीजिएगा। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, ये फेल हो जाता है किसके, लार्ज डिस्टेंस के लिए, अगर लेस 10⁻⁻⁹ मीटर से अगर कम होगा तो उसी के लिए होगा। ऑर्डर टू इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इस तरह से जो भी आप इसको देख लीजिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कि तो एक क्वेश्चन देखते हैं, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछ चुके हैं। प्रीवियस ईयर देखिए 2 स्फीयर, कितना स्फीयर है, 2 स्फीयर है। इसमें कह रहा है कि 2 स्फीयर हैं और वो दोनों का एओ का मास स्मॉल है, एओ का बड़का है, सिचुएटेड इन एयर में रखा है, तब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसमें F लग रहा है। अब कह रहा है कि द स्पेस सराउंडेड द मास इज नाउ फिल्ड विथ लिक्विड। अब क्या क्या उसके स्पेस में लिक्विड को रख दिया जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। जैसे आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे कि अगर फोर्स मान लीजिए 2 चार्ज के बीच में अगर F लग रहा है, अब उसको किसी से फील्ड कर दे रहा है तो उस समय क्या होगा, तो आप कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालता था, फोर्स घट जाता था। लेकिन आपको हम बोल दिए कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वह मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, फोर्स क्या हो जाएगा आपका, वही रह जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, F ही रहेगा। मतलब उस मास के बीच में आप क्या फील्ड किए हैं उससे हमको मतलब नहीं है, फोर्स इंडिपेंडेंट होता है मीडियम पे। 1 है और एक मास यहाँ पे m2 है, इसके बीच का दूरी r है। कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, क्वेश्चन है समझिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे वेरी करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू पॉइंट मास, मतलब आपका स्मॉल बॉडी के लिए, आपका सिमेट्रिकल बॉडी के लिए वो कैसे वेरी करेगा, किसके साथ, उसके डिस्टेंस के साथ। पहला ऑप्शन 1/r², दूसरा ऑप्शन 1/r³, तीसरा ऑप्शन 1/r⁴, चौथा ऑप्शन 1/r के सीधे r²। कौन सा हो जाएगा, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि फोर्स डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए देखिए खास क्या है, एक इसी टाइप का क्वेश्चन हम देते हैं जो अभी आपको हम कन्फ्यूज कर रहा है कि 2 स्फीयर हैं, एक स्फीयर ए हो गया, एक स्फीयर ए हो गया, दोनों एक दूसरे से सटा हुआ, इसका रेडियस r है और इसका भी रेडियस r है, ठीक है। दोनों सेम मटेरियल का है, दोनों जो स्फीयर है जिसका मटेरियल क्या है, सेम, मटेरियल सेम मतलब दोनों का डेंसिटी क्या है, सेम हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि इस दोनों में जो फोर्स लगेगा, एक दूसरे की तरफ एक दूसरे को खींचेगा, तो ये जो फोर्स होगा वो फोर्स डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगा, मतलब फोर्स डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगा। पहला ऑप्शन 1/r², दूसरा ऑप्शन r⁴, तीसरा ऑप्शन r⁴, चौथा ऑप्शन 1/r³। कौन सा होगा, क्वेश्चन को आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करें दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है, दोनों सेम मटेरियल का बना हुआ है, इसका रेडियस भी सेम है, लेकिन अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसके बीच में जो फोर्स लगेगा उसके रेडियस के साथ कैसे वेरी करें, मतलब समझो ना, r के साथ कैसे
वेरी करेगा, इस चीज़ को बताना है। आर के साथ कैसे वेरी, तो बहुत लोग सीधे दौड़ जाएंगे, फार्मूला लगा देंगे G m1 m2 अब बाई इसके बीच का दूरी क्या है, इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच का दूरी टोटल 2r, तो 2r का स्क्वायर, यानी लग जाएगा बहुत को आ जाएगा G m1 m2 4r स्क्वायर, यानी यहाँ पे नीचे लग रहा है कि r के स्क्वायर। अब मार देंगे ऑप्शन ए, जो कि गलत है, ये ऑप्शन नहीं होंगे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हमको डेंसिटी पता है और रेडियस मतलब वॉल्यूम पता है, तो हम सबसे पहले मास निकालेंगे। तो मास इक्वल टू आप लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना होगा 4/3 πr क्यू, इस तरह से। m2 का भी लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे रॉ 4/3 πr क्यू, इस तरह से। यानी अब क्या करेंगे, जहाँ m1 m2 था उसके जगह पे पुट कर देंगे। तो अब क्या कीजिएगा, जैसे ही रखिएगा तो m1 की जगह पे रखिएगा रॉ 4/3 πr क्यू इंटू रॉ 4/3 πr क्यू और डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ऊपर में देखिए बस कॉन्स्टेंट, ऊपर में देखिए ऊपर में क्या है r के पावर 6 हो जाएगा और नीचे r के स्क्वायर हो जाएगा। इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा r के पावर 4, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जब भी मटेरियल सेम दे दे और इस तरह से क्वेश्चन कर दे तो आप क्या मारिएगा r के पावर 4। चलिए इसी तरह के हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, पूरे अंत तक देखिए। हम अलग अलग पार्ट में वीडियो बनाए हैं, एक ही पार्ट में नहीं बनाए हैं, 4 से 5 लेक्चर में इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसलिए अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जो आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए अलग अलग पॉइंट मास अलग अलग जगह पे रखा हुआ, अलग अलग जगह पे रखा हुआ। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए कि इस पे फोर्स कितना लगेगा। ये भी मास धक्का दे रहा होगा, इसको खींच रहा होगा इधर, अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब ये पहला खींच रहा है इसको तो F1 लिख दिए। ये दूसरा का भी खींच रहा होगा, इसका नाम दे दिए F2। ये भी खींच रहा हो, इसका नाम दे दिए F3। इसका अगर पूछ दिए तो F4। उसी तरह से खींच रहा हो तो इसका नाम दे दिए Fn। हम आपसे नेट पूछेंगे कि इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, मतलब टोटल फोर्स क्या लगेगा। तो आप क्या कीजिएगा, नेट फोर्स निकालने के लिए ऐसे तो हम क्या लिखेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 Fn लिखेंगे। क्या हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे तो सही है? नहीं, क्योंकि सब का डायरेक्शन अलग है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, तो हम सब पे लगा देंगे वेक्टर। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, इट स्टेट दैट नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन गिवन मास, जो दिया गया मास पे जो नेट फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा, विल बी इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल मास। जो अलग अलग जो मास है उसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसके वेक्टर सम के बराबर होगा। चलिए हम इसको क्वेश्चन से समझते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक स्क्वायर है, अब इस स्क्वायर के प्रत्येक कॉर्नर पे स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम मास दे दिया और इसके सेंटर पे बड़का एम मास रख दिया। अब बोले कि सेंटर पे इस पे नेट फोर्स क्या लगेगा, मतलब नेट फोर्स निकालना है किस पे, बड़ा एम वाला मास पे, इस पे पूछ रहा है कि नेट फोर्स क्या होगा। अगर आपको इस पे नेट फोर्स निकालना है, आप जानते हैं कि ये दोनों में पहले फोर्स लगेगा, किधर, तो इधर, इसको हम बोल दिए इधर, मतलब F लिख दिए, ठीक है। फोर्स हम लोग जानते हैं, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, Gm इंटू स्मॉल एम बाई इसके बीच का जो दूरी होगा वो। फिर उतना ही फोर्स ये जो है ये भी मास को खींचेगा, क्योंकि मास सेम है, प्रोडक्ट ऑफ मास भी सेम है और इसके बीच का दूरी भी सेम है, उतना ही फोर्स उधर खींचेगा। सेम उसी तरह से उतना ही फोर्स ये खींचेगा और उतना ही फोर्स ये इधर खींचेगा। तो देखिए जितना ताकत से ये खींच रहा है उतना ही ताकत से ये खींच रहा है, क्योंकि दोनों का मास सेम है।
तो ये फोर्स क्या होगा, बराबर हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा सेंटर पे, जीरो, नेट फोर्स जीरो। अगर इसी तरह का आपको दे देता कि ये नहीं, आपका हेक्सागन दे देता, इरेगुलर हेक्सागन, मतलब प्रत्येक साइड सबका क्या है, बराबर है, और सब पे मास रख देता एम। अब बोलता कि इसके सेंटर पे अगर मास से वो रख दे रहा है बड़का एम, बताइए क्या होगा। फिर उसी तरह से इसको खींचेगा तो इसको ऐसे खींचेगा, मतलब एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल। फिर क्या करेगा, ये इसको ऐसे खींचेगा तो ये इसको ऐसे खींचेगा, ये इस मास को ऐसे खींचेगा, ये मास इसको ऐसे खींचेगा, ये भी कर देगा कैंसिल। फिर इसको क्या करेगा, ये ऐसे खींचेगा तो ये वाला ऐसे खींचेगा, फिर इसको कर देगा कैंसिल, मतलब नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। अगर सिमेट्री हो, मतलब कॉर्नर अगर देखिए जो भी पॉलीगन हो वो सिमेट्री, मतलब यानी इवन नंबर में उसका साइड और रेगुलर हो और सिमेट्री हो, प्रत्येक कॉर्नर पे मास सेम हो, तो उसका क्या हो जाएगा, आपका फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो सेंटर।